हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल प्यास इंस्टीट्यूट। आज से हम लोग क्लास 10th इंग्लिश की फर्स्ट फ्लाइट बुक को पढ़ने वाले हैं, जिसमें यदि आपने देखा हो कि पहले उसमें चैप्टर्स की स्टार्टिंग अमेजिंग स्टोरीज से होती है, फिर उसी चैप्टर में छोटी छोटी पोएम्स होती हैं। तो हम लोग हर वीडियो में पहले चैप्टर्स की थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद पोएम्स पढ़ेंगे। और यदि आप क्वेश्चन आंसर्स की वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए आज हम फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर नंबर 1 अ लेटर टू गॉड पढ़ने वाले हैं। और हाँ, इन लंबी लंबी वीडियोस के बाद हम ऑल चैप्टर्स के 1 शॉर्ट वीडियो भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। उससे पहले मेरा छोटा सा परिचय, आई एम मोनिका प्यासी। चलिए देखते हैं हमारा चैप्टर अ लेटर टू गॉड, जिसके राइटर हैं जी.एल. फ्यूंटर्स। आपको हर चैप्टर्स के राइटर्स के नाम याद होने चाहिए, क्योंकि ये त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड या बोर्ड में सभी में एक एक नंबर के क्वेश्चंस आते ही हैं। और चैप्टर नंबर 1 से मैक्सिमम चीज़ें पूछी जाती हैं, इसलिए जी.एल. फ्यूंटर्स का नाम आपको याद होना चाहिए। बिफोर यू रीड, ये चीज़ें आपके लिए चैप्टर्स की स्टार्टिंग में इसलिए दी जाती हैं जिससे कि आप यदि नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं तो आपका उसमें इंटरेस्ट आ जाए। इसमें आपको लास्ट में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो आपको स्टोरी की ओर और कुछ जानने के लिए अग्रसर करेंगे। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, यदि आप इसका हिंदी अर्थ निकालें तो क्या होगा? वे कहते हैं कि आस्था पर्वत चढ़ सकती है। अब आस्था नाम की कोई लड़की तो है नहीं कि वो पर्वत चढ़ जाएगी। यहाँ पर फेथ का मतलब आस्था को दिखाया गया है, जो यह दर्शाता है कि आस्था से लोग पर्वत शिखर को भी हिला सकते हैं। बट वॉट शुड वी पुट अवर फेथ इन? दिस इज क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोसेस। लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined. ruined मतलब खराब हो जाना। Asking for 100 pesos. Think what your answer to these questions would be and guess how the story continues before you begin to read. जैसा कि मैंने कहा था कि बिफोर यू रीड आपका कहानी में इंटरेस्ट बनाने के लिए होता है, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि लेंचो नाम का एक किसान है जो भगवान को पत्र लिखता है। अब आप चैप्टर के नाम से ही समझ सकते हैं कि यह लेटर टू गॉड, ये स्टोरी डेडिकेट करती है एक फॉर्मर के गॉड के लिए, फेथ को। तो इस स्टोरी में क्या लेंचो का लेटर भगवान तक पहुँच पाएगा? क्या भगवान उसको पैसे भेजेंगे? इस चीज़ों को जानने के लिए देखते हैं स्टोरी में। द हाउस, द ओनली वन ऑफ द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, फ्रॉम दिस हाइट वन कुड। यहाँ पर ये जो ब्रैकेट के अंदर क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल बताया गया है, ये इसलिए है क्योंकि त्रैमासिक, अर्धवार्षिक यानी कि क्वार्टरली, हाफ अर्ली, प्री बोर्ड्स, हर एग्जाम में ये एक नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन के ज़रूर आया है। और इसके लिए आपको याद रखना ही होगा कि जो लेंचो का घर था वो कहाँ पे था। तो क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल यानी कि छोटी सी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर उसका घर था। सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज डाउनपोर और एट लीस्ट अ shower. A Hergout, the morning Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. अब इसका हिंदी अर्थ आप यहाँ पे देख सकते हैं। घर, जो आपने अभी ऊपर लाइन देखी थी द एंटायर वैली वाला, उसका हिंदी मीनिंग है घर। एक अकेला घर पूरी घाटी में नीची पहाड़ी की चोटी पर बना था। इस ऊंचाई से नदी और पके चित्तीदार मकई यानी कि भुट्टे के खेत जो कि फूलों से भरे थे देखे जा सकते थे, और वे अच्छी फसल होने का प्रमाण थे। अब सिर्फ जरूरत थी धरती पर अच्छी बारिश होने की, या कम से कम बारिश की फुहार की। सुबह से लेंचो कौन? जो हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, जो कि खेतों की अच्छी जानकारी रखता था, ने कुछ नहीं किया। वह सिर्फ उत्तरी पूर्वी दिशा में बादलों को ही देखता रहा। इस स्टोरी में इस पैराग्राफ का हिंदी मीनिंग ये है कि पहले तो लेंचो जो है उसके घर के बारे में बताया जाता है कि वो कहाँ पर सिचुएटेड है। घर, एक अकेला घर पूरी घाटी में, यानी कि पूरी घाटी में
यानी कि उसके पूरे आसपास के एरिया में सिर्फ एक घर था जो कि लेंचो का था, और वो कहाँ पर था? नीची पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर। और उसकी ऊंचाई कितनी थी कि वहां से नदी और पक्के चित्तीदार भुट्टे के खेत जो कि फूलों से भरे थे वो हम देख सकते थे। कि ऊंचाई इतनी थी कि वहां से नदी और पक्के चित्तीदार भुट्टे के खेत लेंचो देख सकता था। तो वो बस सुबह से उसने और कुछ नहीं किया था, बस सिर्फ अपने खेतों को देख रहा था और बारिश की आशा कर रहा था कि उसकी फसल के लिए, क्योंकि बारिश की आवश्यकता थी, इसलिए वो सुबह से सिर्फ अपनी फसल को देखे जा रहा था। उसने और कुछ नहीं किया था। और वो किस दिशा में देख रहा था? उत्तरी पूर्व दिशा में वह देख रहा था। किसको? बादलों को देख रहा था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। Now we are really going to get some water. Woman, the woman who was preparing supper. supper यानी कि जो दोपहर का खाना होता है वो। आप इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड्स जो मैं आपको यहाँ पे IMP बताती जाऊंगी उन्हें याद रखिएगा हिंदी मीनिंग के साथ, क्योंकि वो आपको जब पेपर्स में जब आप इंग्लिश में क्वेश्चंस के आंसर लिखते हैं तो उसमें आपको बहुत हेल्पफुल हो। The woman who was preparing supper replied, "Yes, God willing." The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all. अब इसका हिंदी मीनिंग ये है कि जो लेंचो है वो अपनी पत्नी से कहता है कि अब हमारी फसल के लिए पानी की आवश्यकता है और काश पानी गिर जाए। तो उसकी पत्नी कहती है कि यस, जैसी भगवान की इच्छा। हाँ, जैसी भगवान की इच्छा। अब वहाँ की सिचुएशन ये बताई जा रही है कि जो उसके बड़े लड़के हैं वो खेतों पर काम कर रहे हैं और जो उसके छोटे बच्चे हैं वो खेल रहे हैं। कब तक? जब तक कि उनकी माँ उनको खाने के लिए नहीं बुलाती है। उनकी माँ उनसे कहती है, "कम फॉर डिनर." इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेन प्रेडिक्टेड big drops of rain began to fall. In the northeast, high mountains of cloud could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason, and when he returned, he exclaimed, "These are not raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5." चलिए अब सेकंड पैराग्राफ का हिंदी मीनिंग देख लेते हैं। अब हमें ज़रूर पानी मिल जाएगा। ये किसने कहा था? लेंचो ने अपनी पत्नी से कहा कि अब मुझे पक्की उम्मीद है कि हमें पानी मिल जाएगा। महिला जो कि खाना बना रही थी ने उत्तर दिया, "हाँ, जैसी ईश्वर की मर्जी।" बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे जबकि छोटे घर के पास खेल रहे थे, जब तक कि महिला ने उन सबको आवाज़ दी, "भोजन के लिए आओ।" यानी कि बड़े जो लेंचो के बड़े लड़के थे वो खेत पर काम करने के लिए गए थे और जो छोटे वाले लड़के थे वो घर के पास खेल रहे थे। कब तक? जब तक कि उनकी मम्मी ने नहीं कहा कि आओ भोजन कर लो। तो देखते हैं आगे क्या होता है। भोजन के दौरान, जैसे कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरनी शुरू हो गईं। उत्तरी पूर्वी दिशा की तरफ से बादलों के पहाड़ जैसे आते दिखाई पड़े। स्वच्छ व मधुर हवा बहने लगी। आदमी बिना किसी कारण के सिर्फ अच्छी बारिश का अपने शरीर पर एहसास करने बाहर चला गया, और जब वह वापस आया वह जोर से बोला, "ये आसमान से बारिश की बूंदें नहीं गिर रही हैं, ये नए सिक्के हैं। बड़ी बूंदें 10 सेंट की हैं तथा छोटी 5 सेंट की।" तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में लेंचो ने इमेजिनेशन क्रिएट की है। इस स्टोरी में इमेजिनेशन क्रिएट हुई है कि जब उसने पहले से बोला था कि पानी गिरने की उम्मीद तो है, लेकिन जब पानी की बूंदें गिरने लगी तो उसने ये कहा कि ये पानी नहीं गिर रहा है, ये पैसे गिर रहे हैं। तो वहाँ पे ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि लेंचो ने बारिश की बूंदों की तुलना नए पैसों से क्यों की थी? क्योंकि उसको उम्मीद थी कि जो बारिश की बूंदें होंगी वो उसकी फसल को और अच्छा कर देंगी। फसल अच्छा होने से उसे अच्छे पैसे मिलेंगे और पैसे अच्छे होने से उसकी साल भर उसके सारे खर्चे अच्छे से हो जाएंगे। तो इसीलिए उसने बारिश की बूंदों की तुलना न्यू कॉइन्स से की थी, यानी कि नए सिक्कों से। और उसने ये भी कहा था कि बड़ी बूंदें 10 सेंट की हैं और छोटी बूंदें 5 सेंट की हैं। यानी कि जैसे हमारे यहाँ पे पैसे
और रुपए चलते हैं वहाँ पर सेंट और पैसोस चलते हैं, जहाँ पर लेंचो रहता है। चलिए देखते हैं आगे, अगला पैराग्राफ है। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers, draped in the curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain very large hailstones. ये वर्ड हमेशा याद रखिएगा, hailstones यानी कि ओले, began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. इसकी हिंदी देख लेते हैं। बहुत ही संतुष्टि के भाव से उसने अपने फूलों से भरी हुई पके मकई के खेत को ऐसे निहारा जैसे कि बारिश ने पर्दे की तरह खेत को ढक लिया हो। पर अचानक ही तेज हवा चलने लगी और बारिश के साथ साथ बड़े ओले भी गिरने लगे। ये वास्तव में ही नए चांदी के सिक्के जैसे लग रहे थे। लड़के जो बारिश से बाहर निकले हुए थे भागकर जमे हुए मोती इकट्ठा करने लगे। यहाँ पर मोती से तात्पर्य है हेलस्टोन्स यानी कि ओले। यहाँ पे जब ओले गिरने लगे तो जो लेंचो के बच्चे थे छोटे वाले, वो जा कर के ओले को इकट्ठा करने लगे। बारिश में छोटे छोटे बच्चे ओले को इकट्ठे करने चले गए। अब देखते हैं अगला पैराग्राफ। It's really getting bad now, exclaimed the man. I hope it passes quickly. It did not pass quickly for an hour. It did not pass quickly. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornflakes on the whole valley. The field was white as if covered with salt. Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. When the storms had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, "A plague to look." When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, "A plague to locusts would have left more than this. The hail had left nothing. This year we will have no corn." That night was a sorrowful one. All our workers for nothing. There is no one who can help us. We all go hungry this year. लेंचो ने क्या कहा था कि जो ओले थे, ओलों की वजह से उसकी फसल में जब ओले गिरना स्टार्ट हो चुके थे तो उसको डर लगने लगा कि कहीं इन ओलों की मात्रा बढ़ने से कहीं उसकी फसल खराब ना हो जाए। तो क्या हुआ, उस आदमी ने कहा, अब मौसम बहुत खराब हो रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वक्त जल्दी ही गुजर जाए। पर वह जल्दी नहीं गुजरा। 1 घंटे तक ओलों की बरसात घर पर, बगीचे में, पहाड़ियों पर, मकई के खेतों पर और पूरी घाटी पर पड़ती रही। पूरा खेत सफ़ेद हो गया था जैसे कि उस पर नमक बिछा हो। पेड़ों पर भी एक भी पत्ती नहीं बची। मकई की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। उन पर से फूल गायब हो गए। लेंचो बहुत ज़्यादा दुखी हुआ। जब तूफान गुजर गया वह अपने खेत के बीच में खड़ा हुआ और अपने बेटों से बोला, अगर टिड्डियों के झुंड ने हमला किया होता तो वो कुछ तो छोड़ देती, मतलब तब भी इतना नुकसान न होता। इन ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा। इस साल हमारे पास मकई नहीं होगी। वह रात बहुत दुख भरी थी। हमारा सारा किया हुआ काम बेकार चला गया। यहाँ कोई भी ऐसा नहीं जो हमारी मदद कर सकता है। इस साल हमें भूखे ही रहना होगा। ये किसने कहा था? लेंचो ने। लेंचो की फसल बर्बाद हो जाने से वह बहुत दुखी था और वह अपने बच्चों से, अपनी
पत्नी से बात कर रहा था कि अब हम क्या करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। बट इन द हार्ट्स ऑफ all who lived in the solitary house in the middle of the valley, there was a single hope: help from God. Don't be so upset, even though it seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. That's what they say. No one dies of hunger. यानी कि उसने क्या कहा, पर जितने भी लोग घाटी के बीच में बने इकलौते घर में रहते थे, उनके दिलों में एक ही उम्मीद थी। क्या थी? ईश्वर से मदद। इतना भी उदास ना हो, हालांकि ये पूरी बर्बादी ही लग रही है। याद रखो, कोई भी भूख से नहीं मरता। यही कहा जाता है कि कोई भी भूख से नहीं मरता। All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God. The help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what at deep one's conscience. Lencho was an ox of a man barking like an animal in the field, but still he knew how to write. The following Sunday at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the email. It was nothing less than a letter to God. It was nothing less than a letter to God. देखते हैं इसका हिंदी मीनिंग। रात भर लेंचो अपनी एक ही उम्मीद के बारे में सोचता रहा, ईश्वर से मदद। जैसी शिक्षा उसे मिली थी, उस हिसाब से ईश्वर की आंखें सब कुछ देख सकती हैं, यहाँ तक कि जो कुछ किसी के मन में है वह भी। लेंचो बहुत मेहनती था। वह जानवरों की तरह खेतों में काम करता था, पर तब भी वह लिखना जानता था। अगले दिन इतवार को सुबह होते ही वह पत्र लिखने बैठ गया, जिससे वह खुद ही शहर लेकर जाएगा और डाक में डालेगा। वह ईश्वर के नाम का एक पत्र था। लेंचो की फसल खराब हो जाने से उसने सोचा कि आगे मैं क्या करूं, मेरे पास और कोई उम्मीद ही नहीं है। तो वह ईश्वर में बहुत आस्था रखता है इस कहानी के अनुसार। तो उसने सोचा कि मैं भगवान को एक पत्र लिखूंगा जिसमें मैं अपनी सारी कहानी उन्हें बताऊंगा। हालांकि भगवान सब कुछ जानते हैं, और मैं डाक घर में जमा कराऊंगा। देखते हैं आगे क्या करता है लेंचो। God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. वह भगवान से कहता है कि भगवान, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरी फैमिली इस साल भूखी ही रहेगी, जिससे कि उनकी मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए मुझे 100 पैसों की आवश्यकता है। और उसने अपनी सारी कहानी उस लेटर में लिख के भगवान के लिए सेंड करने के लिए वह अगले दिन चला गया। He wrote to God on the envelope, put the letter inside and still traveled, went to town. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into a mailbox. मेलबॉक्स में जिसमें कि लेटर को डाला जाता है। तो उसने टू गॉड यानी कि गॉड के नाम से एक लेटर मेल बॉक्स में डाल दिया। देखते हैं उस लेटर का क्या होता है। One of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. अब एक एम्प्लॉय जो कि एक पोस्टमैन था, वह बहुत जोर से हंसते हुए अपने बॉस के पास गया। किस लिए? दिखाने के लिए। क्या दिखाने के लिए? वह लेटर जो कि एक गॉड के नाम से आया था। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। उसने अपने करियर में कभी भी इस नाम का एड्रेस नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर, अ फैट एमेबल फेलो, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, what faith, I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a corresponding with God.
देखते हैं इसका हिंदी मीनिंग। डाक खाने का एक कर्मचारी जो कि डाकिया था और डाक खाने में मदद भी कर दिया करता था, वह जोर से हंसता हुआ अपने बॉस के पास गया और उससे ईश्वर के लिए वाला पत्र दिखाया। जब से वह डाकिया बना था उसने अपने कार्यकाल में कभी ऐसा पता नहीं देखा या जाना था। पोस्टमास्टर जो कि एक तंदुरुस्त खुशमिजाज इंसान था, वह भी ठहाका लगाने लगा, पर तभी वह अचानक गंभीर हो गया। पत्र को मेज पर रखते हुए बोला, क्या श्रद्धा है, काश मेरे पास भी उस इंसान जैसी श्रद्धा होती जिसने यह पत्र लिखा, जिसने ईश्वर से पत्र व्यवहार शुरू कर दिया। So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea to answer the letter, but when he opened it, it was evident that to answer it needed something more than goodwill, ink and paper. But he stuck to his resolution. He asked for money from his employers, to himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। चैरिटी यानी कि दान में देना। पोस्टमास्टर नहीं चाहता था कि वह पत्र लिखने वाले ईश्वर पर से विश्वास टूट जाए। उसे एक विचार आया कि पत्र का जवाब दिया जाए, पर जब उसने पत्र खोला तो यह तो स्पष्ट था कि पत्र का जवाब देने के लिए सद्भावना, स्याही और कागज ही काफी नहीं था, उसके लिए कुछ और भी चाहिए था। वह था क्या? मनी। पर वह अपने इरादे पर दृढ़ रहा। उसने अपने कर्मचारियों से रुपए मांगे, अपनी तनख्वाह से कुछ हिस्सा दिया और उसके कुछ दोस्तों की भी इच्छा हुई कि एक नेक काम के लिए उदारता दिखानी चाहिए। तो जो पोस्टमास्टर था, जो पहले हंस रहा था, वह सीरियस हुआ कि क्या आस्था है, क्या ऐसी आस्था आज के समय में किसी इंसान में हो सकती है। तो उसने सोचा कि इसकी मदद करनी चाहिए और उसने अपने फ्रेंड्स से, अपने एम्प्लॉयज से पैसे इकट्ठे किए और खुद ने अपनी सैलरी के पैसे लगाए और लंचों को सेंड कर दिए। It was impossible for him to gather together 100 pesos, so he was able to send the former only a little more the half. He put the money in envelope addressed to Lancho and with it a letter containing only a single word as a signature, God. तो उसने लेटर जो लेंचो को दिया था उसमें उसने एक सिग्नेचर किया था, किस नाम का? गॉड। और लेंचो, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि क्या लेंचो ने लेटर को देखकर आश्चर्य व्यक्त किया कि गॉड लेटर कैसे भेज सकते हैं? तो इसका आंसर होगा नहीं। लेंचो को कंप्लीट फेथ था कि लेटर आएगा ही और वह हफ्ते में एक आध बार आकर के पोस्ट ऑफिस में चेक कर लिया करता था कि क्या मेरे नाम का कोई लेटर आया है। The following Sunday, Lancho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, expressing the contentment of a man who was performed a good deed, looked on from his office. Lancho showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence, but he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lancho what he had requested. अब देखते हैं लेंचो को गुस्सा क्यों आया। जैसा कि मैंने कहा, लेंचो अक्सर आया करता था पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है, पर अगले इतवार को वह थोड़ा जल्दी आ गया। इतवार यानी कि संडे, यानी कि रविवार को डाकिये ने खुद ही वह पत्र उसे दिया, जबकि पोस्टमास्टर, जिसने बहुत ही नेक काम किया था, अपने ऑफिस से ही लेंचो के चेहरे पर सुकून के भाव अनुभव कर रहा था। पैसों को देखकर लेंचो के चेहरे पर जरा सा भी आश्चर्य का भाव नहीं दिखाई दिया। क्यों? क्योंकि उसे भगवान पर बहुत आस्था थी। ऐसी आस्था थी उसे, पर जब उसने पैसे गिने तो वह बहुत नाराज हुआ। ईश्वर कभी गलती नहीं कर सकते थे और ना ही वो लेंचो को वह देने के लिए इनकार कर सकते थे जो उसने निवेदन किया था। अब यहाँ पे जब लेंचो हर संडे को आकर देखता था, पर एक दिन जब उसे लेटर मिला तो उसमें केवल 75 पैसोस थे, यानी कि सिर्फ 75 पैसोस थे। तो वह बहुत नाराज हुआ। अब देखते हैं कि लेंचो
लास्ट में क्या कहता है, ये हमारी कहानी का एंडिंग मोमेंट आने वाला है, तो देखते रहिए। Immediately, Lencho went up to the window to ask for paper and ink on the public writing table. He started to write with much wrinkling of his brow, caused by effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window via a stamp which he licked, and the affixed to the envelope with a blow of his fist. The moment the letter fell into a mailbox, the postmaster went to open it. It said, "God, of the money that I asked for, only 70 pesos. Reached money. Send me the rest, since I need it very much. But don't send to me through the mail, because the post office employees are a bunch of crooks." लेंचो लास्ट में क्या लिखता है कि जो आपने पैसे भेजे थे उसमें से मेरे पास केवल 70 पैसों ही आ पाए हैं, इसीलिए आप मुझे तुरंत ही बाकी के पैसे मुझे भेज दीजिए, क्योंकि मुझे इसकी सख्त ज़रूरत है। देखते हैं स्टार्टिंग से। तुरंत ही लेंचो उठा और खिड़की पर जाकर कागज़ और स्याही मांगा, यानी कि पेन लिखने के लिए। जिस मेज पर सब बैठकर लिखते थे वहीं पर बैठकर वह लिखने लगा। अपना भाव व्यक्त करने के लिए जो कोशिश उसे करनी पड़ रही थी वह उसकी तनी हुई भावें बता रही थी। जब उसने लिखना खत्म किया, वह खिड़की पर गया, एक टिकट खरीदी, उस पर जीप फेरी और उसे लगाने के लिए अपनी मुट्ठी जोर से लिफाफे पर मारी। जैसे ही वह पत्र पेटिका में आया, पोस्टमास्टर उसे खोलने के लिए गया। उसमें लिखा था, क्या लिखा था देखते हैं। ईश्वर यानी कि गॉड, मैंने जितने पैसे मांगे थे उसमें से सिर्फ 70 पैसे ही मेरे पास पहुंचे हैं। बाकी के पैसे मुझे भेजिए, क्योंकि मुझे इसकी सख्त ज़रूरत है। लेकिन अब मुझे ये डाक से मत भेजिएगा, क्योंकि डाक खाने के कर्मचारी धोखेबाज बदमाशों का झुंड हैं। लेंचो। तो इस कहानी की एंडिंग होती है लेंचो के एक दूसरे लेटर के साथ, जिसमें वह लिखता है कि यहाँ के कर्मचारी जिन्होंने उसकी मदद की थी ये धोखेबाजों का झुंड हैं और आप मुझे मेल से पैसे भेजिएगा। तो इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि ईश्वर पर आस्था से ईश्वर के जैसे लोग, या फिर लेंचो की जो आस्था थी उसकी वजह से उसे हेल्प मिली, लेकिन उसने उस हेल्प को समझा गलत। तो लेंचो जैसे आदमी क्या असल ज़िंदगी में अभी भी पाए जाते हैं? तो मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि लेंचो कुछ हद तक मूर्ख था। उसने किसी भी चीज़ में सोचना ज़रूरी नहीं समझा। एनीवेज, डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स ये आप याद रखिएगा, क्योंकि आपको ये जब आप एग्ज़ाम्स में लिखने के लिए जाते हैं तो आपके पास इन्हीं वर्ड्स की कमी होने की वजह से आपके नंबर कटते हैं। किसमें? क्वेश्चन आंसर में, जो आपके बड़े बड़े 4-4, 5-5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। इसलिए हार्वेस्ट, हेल्स्ट्रॉन्स और एंटायर वैली, ये सारे वर्ड्स आप याद रखिएगा। इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।